हेलो दोस्तों, मैं देवेश पानीग्राही बस्तर कोचिंग जगदलपुर से एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पढ़ाई चालू करने से पहले आपको एक बार सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमने काफ़ी दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं बनाया है किसी कारणवश। अब जो वीडियो है वो कुछ दिनों के अंतराल में आपके पास निरंतर पहुँचते जाएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाशीय यंत्र। तो प्रकाशीय यंत्र का जो संबंध है वो हमारे पिछले लेक्चर से है, यानी कि पिछले लेक्चर में जब हमने फिजिक्स में पढ़ा था प्रिज्म, उसी से ही हम इस प्रकाशीय यंत्र को समझेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, प्रकाशीय यंत्र है क्या, और प्रकाशीय यंत्र के अंतर्गत जो सबसे पहला टर्म आता है वो है स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो मैं आज की क्लासेस में जितनी भी बातें आपको बताऊंगा, यहाँ से आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला जो टर्म्स आ रहा है दोस्तों वो है स्पेक्ट्रम। क्या बोल रहा हूं मैं? स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों, प्रश्न उठता है ये स्पेक्ट्रम है क्या। तो वो आपको समझना है कि स्पेक्ट्रम का संबंध है वर्ण विक्षेपण से। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं दोस्तों? तो वर्ण विक्षेपण क्या है? जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है, जो कि मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ाया है। तो प्लीज उस वीडियो को आप देख लेंगे। तो मैंने बताया वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से टकराता है। मैंने क्या बोला दोस्तों? जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से टकराता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में डिवाइड हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। तो इन्हीं 7 रंगों के समूह को, इन्हीं 7 अवयवी रंगों के समूह को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्पेक्ट्रम है वो आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम से जुड़ी और जानकारियां लेते हैं। अब दोस्तों, हम स्पेक्ट्रम के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है स्पेक्ट्रम के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार दोस्तों? 2 प्रकार। पहला जो स्पेक्ट्रम होता है वो है वास्तविक, दूसरा है आभासी। ठीक है, मैंने क्या बताया? स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक स्पेक्ट्रम, दूसरा है आभासी स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो वास्तविक स्पेक्ट्रम क्या होता है दोस्तों? तो हम इसे 3 पॉइंट से जानेंगे। पहला, वास्तविक स्पेक्ट्रम उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आपको याद रखना है, वास्तविक स्पेक्ट्रम को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये वास्तविक स्पेक्ट्रम का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है वास्तविक स्पेक्ट्रम का, इसे देखने के लिए, वास्तविक स्पेक्ट्रम को देखने के लिए किसी भी विशेष दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। पहला पॉइंट क्या हो गया? इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, इसे देखने के लिए किसी विशेष दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अब तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि स्पेक्ट्रम में, इस वास्तविक स्पेक्ट्रम में, मैंने आपको क्या बताया? स्पेक्ट्रम जो है वो 7 अवयवी रंगों का समूह है। आपको याद रखना है कि वास्तविक स्पेक्ट्रम में जो बैंगनी रंग होता है वो नीचे की ओर होता है, यानी कि आधार की ओर होता है, जबकि लाल रंग जो होता है वो सबसे ऊपर की ओर होता है। तो 3 चीजें वास्तविक स्पेक्ट्रम के बारे में। पहला, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, इसे देखने के लिए किसी विशेष दिशा की आवश्यकता नहीं होती। और तीसरा, इसका बैंगनी रंग आधार की ओर होता है और लाल रंग ऊपर की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, अब बारी है आभासी स्पेक्ट्रम की। तो जैसे हमने वास्तविक स्पेक्ट्रम में 3 पॉइंट पढ़ा था, अब हम आभासी स्पेक्ट्रम में भी इसके 3 पॉइंट पढ़ेंगे। तो जैसे वास्तविक स्पेक्ट्रम को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही आभासी स्पेक्ट्रम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब, पहला पॉइंट आभासी स्पेक्ट्रम से संबंधित क्या हुआ कि आभासी स्पेक्ट्रम को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है वास्तविक स्पेक्ट्रम का। क्या था दोस्तों? वास्तविक स्पेक्ट्रम को देखने के लिए किसी भी विशेष दिशा की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आपको क्या याद रखना है? आभासी के लिए, इसे देखने के लिए, आभासी स्पेक्ट्रम को देखने के लिए विशेष दिशा की आवश्यकता होती है। वो दिशा कौन सी है दोस्तों? जो 7 अवयवी रंग निकल रहे थे, ये जो 7 अवयवी रंग निकल रहे थे प्रिज्म से बाहर, तो हमें इन स्पेक्ट्रम को देखने के लिए, इन रंगों को देखने के लिए हमें इस ओर से देखना होगा। यानी कि निर्गत किरण, जो किरणें बाहर निकल रही है प्रिज्म से, उन किरणों को क्या कहा जाता है? निर्गत किरण। तो हमें निर्गत किरण की ओर से यदि हम देखते हैं तो हमें ये रंग नजर आएंगे।
बात क्लियर है। यदि आभासी स्पेक्ट्रम को आपको देखना है तो इसमें विशेष दिशा की आवश्यकता पड़ती है। वो विशेष दिशा कौन सी है? निर्गत दिशा। निर्गत दिशा का मतलब है जहां से रंग बाहर निकल रहे हैं, यदि हम उस दिशा से देखते हैं तो ही हमें आभासी स्पेक्ट्रम नजर आते हैं। ये दूसरा पॉइंट था दोस्तों। मैंने तीसरा पॉइंट वास्तविक स्पेक्ट्रम का क्या बताया था दोस्तों? इसमें बैगनी रंग आधार की ओर होता है और लाल रंग ऊपर की ओर होता है, जबकि आभासी स्पेक्ट्रम में जस्ट उल्टा है। इसमें जो लाल रंग होता है दोस्तों वो होता है आधार की ओर और जो बैगनी रंग होता है वो होता है ऊपर की ओर। तो मुझे लगता है यहां पर आप लोग आभासी और वास्तविक दोनों स्पेक्ट्रम आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों स्पेक्ट्रम से जुड़ी अवधारणा ही हम आगे बढ़ेंगे। अब बारी आती है शुद्ध और अशुद्ध स्पेक्ट्रम की। तो पहली बात, शुद्ध स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? बहुत ही आसान है, बहुत इजी है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगेगा। शुद्ध स्पेक्ट्रम ऐसे स्पेक्ट्रम को कहते हैं जिसमें जो अवयवी रंग वर्ण विक्षेपण के पश्चात हमें प्राप्त होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, यहां पर आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, आप यहां पर देखेंगे कि ये जो अवयवी रंग है, 7 अवयवी रंग, वो आपको स्पष्ट रूप से अलग अलग नजर आ रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। जब रंग आपको अलग अलग सेपरेट बहुत अच्छे से नजर आए तो वो स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? शुद्ध स्पेक्ट्रम कहलाता है। वहीं दूसरी ओर अशुद्ध स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे दोस्तों? तो आपको देखना है जब वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया के पश्चात जो 7 अवयवी रंग हैं वो आपस में आपको अलग अलग ना नजर आकर साथ में पास पास नजर आते हैं। ठीक है, जैसे हम शुद्ध में रंगों को अलग अलग देख सकते हैं, यहां पर हम रंगों को अलग अलग तो देख सकते हैं किंतु ये बहुत ही पास पास होते हैं, हौच पौच होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम, ऐसे रंग जो बहुत ही एक दूसरे के करीब होते हैं वो अशुद्ध स्पेक्ट्रम, जो दूर दूर अच्छे से व्यवस्थित रूप में रहते हैं उसे शुद्ध स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं नेत्र से संबंधित बीमारियां। आपके एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। क्या है निकट दृष्टि दोष? इसे हम लोग मायोपिया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, नाम पढ़कर क्या समझ में आ रहा होगा? निकट दृष्टि, यानी कि पास की चीजों को देखने में तकलीफ होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसा नाम है, काम प्रभाव उसके जस्ट उल्टा है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष की बीमारी है तो वह वस्तु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। मैंने क्या बोला दोस्तों? यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष की बीमारी है तो वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। ठीक है, और वहीं पर यदि उसे दूर दृष्टि दोष की बीमारी है तो यदि किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष की बीमारी है तो वह ठीक इसके उल्टा, यानी कि दूर का उल्टा क्या होता है? पास। तो वह व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तुओं का ना दिखना या फिर स्पष्ट रूप से ना दिखना, उसे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जा रहा है? अवतल लेंस का। और वहीं पर दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, यानी कि पास की वस्तुओं को यदि देखने में किसी व्यक्ति को तकलीफ होती है, यदि उसे उसका निवारण करना है तो किस लेंस का उपयोग करना होगा? उत्तल लेंस का उपयोग करना होगा। देखिए दोस्तों, ये है तो बहुत सरल, लेकिन हम अक्सर इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होगा और निकट के लिए कौन सा लेंस। तो मैंने इसका एक ट्रिक बनाया है, आप आराम से इसे समझेंगे। तो इसका ट्रिक है दोस्तों दूना। आपको क्या याद रखना है? दूना, DUNA। डी फॉर होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है दोस्तों? दूर दृष्टि दोष। तो D से दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए U से उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने क्या बोला? D से दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए U से उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमने पढ़ा है। D से दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए U से उत्तल लेंस, और N से निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको पता है A से अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। आप अपने कॉपी में कहीं ऊपर लिख लेंगे अच्छे से, तो आपको क्या याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ दूना। D फॉर दूर दृष्टि दोष, U फॉर उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और N से निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए A फॉर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहां तक 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब बारी आ गई है तीसरे की। तीसरे यानी कि जरा दृष्टि दोष की दोस्तों। तो जरा दृष्टि दोष के अंतर्गत क्या होता है?
न ही व्यक्ति को पास की चीजें, पास की वस्तु, न ही व्यक्ति को दूर की चीजें या दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बात आ रहा है समझ में? क्या हो रहा था पहले वाले में? क्या होता था निकट दृष्टि दोष में कि उसे दूर की चीजें दिखाई नहीं देती थी अच्छे से, वहीं पर दूर दृष्टि दोष में क्या होता था, उसे नजदीक की चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देती थी। अब बारी आ रही है जरा दृष्टि दोष की। इसमें ये दोनों प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। जरा दृष्टि दोष के अंतर्गत ना ही व्यक्ति को दूर की चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे पाती है, ना ही नजदीक की। जिस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष की बीमारी है दोस्तों, उसके निवारण के लिए जिस लेंस का उपयोग किया जाता है वो है द्विफोकसी लेंस। आपको क्या याद रखना है? द्विफोकसी लेंस। इसमें क्या होता है, एक ही चश्मे पर, एक ही चश्मे के लेंस पर ऊपर की ओर या तो उत्तल लेंस होगा या तो अवतल लेंस होगा, और नीचे की ओर या तो अवतल लेंस होगा या तो उत्तल लेंस होगा। कहने का मतलब चश्मे के एक फ्रेम में ही उसके सिंगल साइड पर ही अवतल लेंस भी उपस्थित होता है और उत्तल लेंस भी उपस्थित होता है। तो जरा दृष्टि दोष के अंतर्गत ऐसे लोग जिन्हें पास की वस्तुएं भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती और दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, उन्हें जरा दृष्टि दोष के अंतर्गत गिना जाता है। उसका निवारण क्या है? कैसे लेंस का उपयोग किया जाएगा? द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाएगा। और मैंने उससे पहले का ट्रिक क्या बताया? दूना। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और वहां पर जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसे जल्दी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अब वीडियो बहुत फटाफट आने वाले हैं। जैसे ही आप उस बेल बटन पर क्लिक करेंगे तब हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। इसके साथ ही मैं दोस्तों आपसे विदाई लेना चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।